ठंड में देवरानी धोएगी बर्तन, जेठानी बनाएगी खाना। आहा, कितने मीठे मीठे दाने हैं। वैसे जो भी कहिए हेमलता जी, गर्मा गर्म करारे भुट्टे खाने का मजा तो ठंड के मौसम में आता है। और गर्मा गर्म भुट्टे खाने के साथ आग सेकने को मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। अरे मधुरिमा बहू, और भुट्टे ले आ। जी बस लाई माँ जी। ये भगवान, कैसे भुक्कड़ ससुराल वालों से पाला पड़ा है। दिन भर खाने के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है, काम बढ़ाते रहते हैं। इसे कहते हैं जैसे को तैसा जेठानी जी। आप भी तो मेरा काम बढ़ाती हैं। क्या मतलब है तुम्हारा देवरानी जी? रहने दीजिए, अगर मैंने सच बोल दिया तो आपको मिर्ची लग जाएगी। देखो, चुपचाप से बर्तन घिस लो, समझी? और ये पतीला क्यों छोड़ा है? इसे भी तो मांजना था। जी बिल्कुल नहीं जेठानी जी, ये पतीला आपने जलाया है, इसे आप धोएंगी। एक दिन खुद को ठंडे पानी में बर्तन मांजने पड़ेंगे ना, तो कल ठिकाने लग जाएगी। अच्छा जी, मैं बर्तन भी धोऊं और खाना भी बनाऊं। 4 बर्तन धोने में ही तुम इतनी चिकचिकबाजी करती हो। इतने ठंड में 3 टाइम का खाना बनाना पड़ता है तो मौत आ जाती। जेठानी के ताने सुनकर देवरानी गुस्से में प्लेट पटक पटक कर धोने लगती है। दोनों में महाभारत छिड़ जाती है। इतनी तेज तेज प्लेट क्यों पटक रही हो? पागल कुत्ते ने काट लिया है क्या देवरानी जी? मैं प्लेट पटकूं, तोड़ू फोड़ू, आपको क्या? मेरी मर्जी। आप भी तो धुआं धुआं मचा रही हो। मैंने कुछ कहा क्या? अगर मुझे जरा भी पता होता ना कि तुम मेरे साथ कंजरों की तरह लड़ोगी तो मैं तुम्हें देवरानी तो क्या, इस घर की नौकरानी भी नहीं बनने देती। कोसती हूँ मैं उस दिन उस घड़ी को। आखिर क्यों जेठानी मधुरिमा देवरानी के प्रति ऐसा कर रही है? दोनों देवरानी जेठानी की लड़ाई की वजह को जानने के लिए कहानी के पिछले भाग में चलते हैं, जहाँ मधुरिमा खुले आंगन में दिसंबर की कड़ाके की ठंड में कालिक वाले बर्तन मांज रही है। माँ मर गई, पानी में तो जैसे करंट आ रहा है। अभी तो ये सारे के सारे बर्तन खंगालने हैं। ये ससुराल वाले जब भी मुझसे मक्के की रोटी सरसों का साग बनवाते हैं, ये बर्तन धोने में मेरी शामत आ जाती है। काश कि मेरी भी देवरानी होती तो काम बढ़ जाता। भड़के मिजाज में बड़बड़ाते हुए मधुरिमा बर्तन धोकर किचन में लाती है, जहाँ मिट्टी का चूल्हा रखा था और राख फैली थी। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी कि अभी मुझे रसोई भी साफ करना है। देखो, दूध जैसी चमचमाती रसोई का फर्श कैसे काला हो गया। साफ तो मुझे करना पड़ रहा है। तभी लाठी लेके चलते हुए ददिया सास फूलन देवी आकर खाने का ऑर्डर करवाती हैं। हो गया सारा काम धाम बहू, ऐसा कर आज सबके लिए नाश्ते में चूल्हे वाली मक्के की रोटी और सरसों का साग बना देना दोबारा से। ये सुनते ही मधुरिमा भड़क कर साग रोटी बनाने से मना कर देती है। मैं साग रोटी किसी कीमत पर भी नहीं बनाऊंगी। मैं एक अकेली बहू कितना कुछ करूंगी। ससुर जी को दिन भर में 36 बार चाय चाहिए होती है, फिर देवर जी और प्रेम जी का टिफिन नाश्ता करवाओ, पूरे मोहल्ले भर के बर्तन गंदे होते हैं। मैं इंसान हूँ या रोबोट नहीं? या आखिर कब तक मैं आप सबकी सेवा पानी अकेले करती रहूंगी? देवर जी की शादी करवाएंगे? भाभी, अपने फायदे के लिए आप मुझे क्यों बलि का बकरा बना रही हो? अभी मेरी उम्र ही क्या है? 25 का हो गया है, अब क्या 55 में जाकर घोड़ी चढ़ेगा तू? बहू का कहना भी ठीक है, उसे भी मदद मिल जाएगी। नई दुल्हन आएगी तो मैं आज ही पंडित जी को बुलवाती हूँ। थोड़े दिन में पंडित जी अंकिता का रिश्ता लाते हैं। धूमधाम से अंकिता सिद्धांत की शादी होती है, जहाँ जेठानी स्वागत करवाती है। मेरे मन में तो अभी से ही लड्डू फूट रहे हैं। अब मुझे रसोई के झमेलों से छुटकारा मिलेगा। देवरानी जी आओ भाई, मैं तो रसोई की जिम्मेदारी संभाल कर थक चुकी हूँ। अब तुम संभालो रसोई। थोड़ा मौका मुझे भी तो मिलना चाहिए सेवा पानी करवाने का। क्यों मम्मी जी? हाँ हाँ बिल्कुल मधुरिमा बहू, ये संभाल लेगी सब कुछ। नई नवेली होने के चलते अंकिता कुछ भी नहीं कहती है। ससुराल के पहले दिन जब वह किचन में आती है तो झल्ला कर कहती है, हे भगवान, ये बावर्ची खाना है या फिर कबाड़ खाना? जहाँ देखो बर्तन का भंगार मचा है। लगता है पूरे मोहल्ले के बर्तन यहीं इकट्ठे हो गए हैं। धो लेती हूँ, गीजर के पानी से ही तो धोना है। अंकिता जैसे ही नलका चलाती है तो ठंडे पानी में उसकी कपकपी छूट जाती है। हे भगवान, कितना बर्फीला पानी है। मेरी तो उंगलियां जम गई, मगर बर्तन धोना तो पड़ेगा ही। अंकिता कांपते हुए सारे बर्तन धोती है और पहली रसोई का खाना बनाकर परोसती है। जेठानी लेट से उबासी लेते हुए उठती है। क्या मस्त वाली नींद आई। मेरा तो अभी भी रजाई से निकलने का दिल नहीं कर रहा, मगर खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रही। मेरे तो पेट में चूहे दौड़ने लगे। पेट पूजा करके आ जाती हूँ। कुछ देर में सास ससुर, दादी सास, जेठ देवर, जेठानी सब लोग आकर खाना खाते हैं। भाई वाह, बहुत ही दमदार खाना बनाया है बहू, मजा आ गया। अब बस एक कप चाय और पिला दो। पर पापा जी, खाने के तुरंत बाद चाय नहीं पीना चाहिए, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है।
अरे बहू कुछ नहीं होता, हमारे घर में सब लोग दिन भर में 10 कप चाय पीते, कुछ पता नहीं चलता। हाँ, आप लोगों को क्या पता चलेगा, अब तो गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेते होंगे, मगर इतने कप ठंडे पानी में धोने वाले को पता चलता होगा। अंकिता चाय बनाकर सबको पिलाती है। देखते ही देखते पूरा सिंक बर्तन से भर जाता है। जेठानी जी, जरा चलकर आप मेरे साथ बर्तन धुलवा दीजिए। मैं माफ करना अंकिता, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं नहीं धुल सकती बर्तन। अंकिता गुस्से में किलसकर खुद बर्तन धोती है। ये जेठानी जी जरूरत से ज्यादा मेरी शराफत का फायदा उठा रही है। इससे पहले कि ससुराल में मेरी हालत घर की मुर्गी दाल बराबर हो, इन्हें सबक सिखाना होगा। बर्तन धोकर देवरानी रजाई के अंदर दुबक जाती है, जिससे रात का खाना बड़बड़ करते हुए जेठानी बनाती है। अब दोनों में किचन के कामों को लेकर टकरार होने लगती है, जिससे सास दोनों काम का बंटवारा करती है। बस करो देवरानी जेठानी, रसोई को मच्छी बाजार बना रखा है। माँ जी, मैं तो अपने हिस्से का काम कर लेती हूँ, ये देवरानी जी ही दिल चुराती है कामों से। हाँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। माँ जी मेरी मानिए तो आप काम का बंटवारा कर दीजिए, यही उचित रहेगा मधुरिमा बहू। आज से तीनों टाइम का नाश्ता, दोपहर का लंच, डिनर तुम बनाओगी और बहू 3 वक्त के बर्तन तुम धोगी। दोनों शर्त को मंजूर करती हैं, मगर 2-4 दिनों में ही दोनों की फुर्ती ठंड के मौसम को देखते हुए गायब हो जाती है। माँ जी, रात के खाने में क्या बनाना है बता दीजिए। तभी सोफे पर फैली हुई नंद चंचल चारू बोलती है। मम्मी देखो ना, आज मौसम कितना ठंडा है। भाभी आप ना आज सरसों का तड़के वाला साग बना लो और साथ में बटर वाली मक्के की रोटी भी बनाना। हाँ बहू, वैसे भी अभी तक ठंड के मौसम में हमने मक्के की रोटी और साग का स्वाद नहीं लिया, आज यही बना। जी दादी जी। इन दोनों निठल्ली ननद को काम धंधा तो है नहीं, बैठे बैठे मुंह फाड़कर ऑर्डर फरमाना आता है। बनाने में रेल तो मेरी बननी है। सूजी हुई शक्ल लेके मधुरिमा किचन में आके चूल्हा सुलगाती और साग चढ़ाती है और बर्तनों पर कालिक चढ़ती देखकर देवरानी चिढ़कर बोलती है, ये बर्तनों पर कालिक क्यों चढ़ा रही हो जेठानी जी? इतनी मोटी मोटी परत वाले बर्तन धोएगा कौन? जाहिर सी बात है जेठानी जी, तीनों टाइम के बर्तन धोने की ड्यूटी तुम्हारी है। मैं भी इतनी ठंड के मौसम में ये ताम झाम बना रही हूँ। पैर पटकते हुए अंकिता किलस कर चली जाती है और रात के 11 बजे तक गुस्से में धुएं में मधुरिमा साग रोटी बनाकर खिलाती है। अगले दिन देवरानी को खुले आंगन में काले बर्तन धोने पड़ते हैं। ओह, मुझे तो खुंदक चढ़ रहा है, जानबूझकर जेठानी जी ने मेरी मिट्टी पहाड़ की है। बर्तनों की टोकरी उठाकर अंकिता किचन में लौटकर जेठानी को धमकाती है। जेठानी जी, आज तो मैंने ये बर्तन धो दिए, लेकिन अब मैं ये नहीं धोने वाली हूँ। आपको तो चूल्हे की गर्माहट में खड़े होकर खाना बनाना है, वाट तो मेरी लगती है। बड़बड़ाती रहो, मुझे तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं देना। पहले ही मेरे दिमाग का दही कर रखा है इन लोगों ने। ठंड में काम करके दोनों का हाल एक बराबर हो चुका था। सुबह दिन चढ़ने से लेकर दोनों रात ढलने तक रसोई में जुटी रहती हैं। क्या दोनों देवरानी जेठानी इसी तरह लड़ती रहेंगी या फिर साथ मिलकर इस समस्या का कोई तोड़ निकालेंगी? छोटी भाभी, बड़ी भाभी, माँ ने कहा गर्मा गर्म अदरक इलायची वाली चाय और पकौड़ी बना लो। अंकिता के सब्र का बांध टूट जाता और वो जोर से कप पटक कर तोड़ देती है। अरे तुम लोगों को जरा सा भी सब्र नहीं है? अभी दोपहर के इतने कप लगा रखे थे, 2 धोकर हाथ सूज गए। रसोई में क्या होटल खुला है? हाँ, हम थकते नहीं है क्या? अंकिता का गुस्सा देखकर ससुराल वाले जमा हो जाते और सबको उनके गुस्से के पीछे की वजह समझ आती है। अच्छा बहू शांत हो जा, इतना गुस्सा नहीं करते। सासू माँ साफ सीधा सुन लीजिए, अब हम सुबह का नाश्ता रात का खाना बनाएंगी, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनवाना। खाना है तो आप लोगों को मदद करनी होगी, वरना जीप के चटकारे लेना छोड़ दीजिए। हाँ, हम तुम्हारी मदद करवाएंगी, अब से क्यों ना, है ना धर्मेंद्र जी? हाँ, बिल्कुल हेमलता जी। उस दिन से दोनों देवरानी जेठानी की दशा में सुधार आता है। अब दोनों मिलजुल कर बिना मनमुटाव के साथ में काम करती हैं। माँ जी, जोरों की भूख लगी है, ऐसा मत कहिए। माँ जी, रात से कुछ नहीं खाया है और ऐसी अवस्था में तो और भी ज्यादा भूख लगती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब मेरी जान जाने वाली है। भूख के मारे मेरे पेट में दर्द उठ रहा है। अरे तो मैं क्या करूं? मुझे भी पता है तुम पांचों पेट से और तुम्हें खाना चाहिए। बस बहुत हुआ, मुझसे अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। आप लोगों को माँ जी के सामने रोना है तो आप लोग रोते रहो, लेकिन मैं खाना हक से छीन कर खाऊंगी। इतने से खाने में किस किस को दूं? शकुंतला की 5 बहुएं खाली थाली लेकर अपनी सास से खाना मांग रही थी, लेकिन शकुंतला आखिर अपनी 5 गर्भवती बहुओं के साथ ऐसा अत्याचार क्यों कर रही थी? वो अपनी बहुओं को ऐसी अवस्था में खाना क्यों नहीं दे रही थी? आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी? क्या वो ये सब जानबूझकर कर रही थी? इसे जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा।
शकुंतला अपनी पांचों बहू के साथ रह रही थी। शकुंतला की पांचों बहुएं गर्भवती थी, लेकिन शकुंतला के बेटे जो कि कुछ महीने पहले शहर कमाने गए थे और शहर से लौटते वक्त एक ट्रेन हादसे में पांचों अपनी जान गंवा चुके थे। अब उनके जाने के बाद शकुंतला का सहारा सिर्फ और सिर्फ उनकी 5 बहुएं थी। बेटों को खोने के बाद शकुंतला अपनी बहू में ही अपने 5 बेटों की परछाई देख रही थी। मुझे बहुत सर्दी लग रही है और बहुत जोर की भूख भी। माँ जी अब तक नहीं आई। ना जाने माँ को सरपंच जी पैसे देंगे भी या नहीं। पहले ही उन्होंने इतने पैसे उधार दे रखे हैं। माँ जी आती ही होंगी। लो माँ जी आ गई। तुम लोग ठीक तो हो ना? बहू तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? माँ जी मुझे भूख लगी है और मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या करूं क्या नहीं। सरपंच जी ने भी पैसे देने से मना कर दिया और कहा है कि बकाया पैसा हमने अगर चुकता नहीं किया तो वो जल्दी हमें घर से निकाल देंगे। तो माँ जी फिर हम कहाँ जाएंगे? एक तो हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है और जिस घर में रह रहे हैं वो भी हमारा खुद का घर नहीं है। अब तो कुछ दिनों में हम इस घर का किराया भी नहीं भर पाएंगे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। शकुंतला लोगों के घरों में बर्तन झाड़ू पोछा करके जो 2 पैसे लाती वो अपनी 5 गर्भवती बहुओं के खाने पीने में लगा दिया करती थी। और कभी कभी तो शकुंतला भूखे रहकर अपनी 5 बहू का पेट पाल रही थी, लेकिन शकुंतला उन्हें इस हालत में कहीं काम नहीं करने दे रही थी। एक रोज सुबह सुबह जब सीमा उठती है तो देखती है उसकी 4 देवरानी सोई हुई हैं और उसकी सास घर पर नहीं है। माया, माँ जी कहाँ है? और तुम लोग अब तक सो रहे हो? मेरी भी आंख नहीं खुली। क्या करूं उठकर भी, जब घर में खाना बनाने के लिए एक अनाज नहीं है। जैसे ही नींद खुलती है भूख लग जाती है। और नहीं तो क्या दीदी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उठकर भी क्या फायदा जब घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना नहीं है। इतना कहकर ज्योति फिर से सो जाती है। इधर शकुंतला लोगों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन करके उनके घर से कुछ बचा कुचा खाना लाती है। तुम लोग उठे नहीं हो अब तक? उठो और जल्दी से ये खा लो। माँ जी आप कितना कांप रही हैं। आइए पहले रजाई में बैठिए। मैं ठीक हूँ, पहले तुम लोग ये खाना खा लो। माया शकुंतला को रजाई में बिठा देती है और उसके हाथों से खाना लेकर सबके लिए खाना परोसती है। खाना बहुत थोड़ा सा ही होता है, लेकिन सब मिलकर उसे खा रहे होते हैं। तभी ज्योति उस खाने को खाते ही थूक देती है। माँ जी अगर आपको खाना लाना ही नहीं था तो खाना ना लाती। देखिए जरा ये खाना तो बासी है। हाँ मुझे पता है, मैं भी ये खाना खा रही हूँ। ये खाना बासी है, लेकिन हमारे पास ये खाना खाने के अलावा और कोई उपाय भी नहीं है। नहीं खाना मुझे ऐसा बासी खाना, बेशक मैं इस हालत में अपनी जान दे दूं। माया, कोमल और सीमा वो खाना खाने के लिए मजबूर थे क्योंकि उन्हें भूख लगी हुई थी। ज्योति और शोभा वो खाना नहीं खाते। इधर शकुंतला ये देखकर मायूस हो जाती है। तभी शकुंतला के दरवाजे पर किसी का आना होता है। सरपंच जी आप यहाँ आइए आइए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ अपने आदमियों के साथ तुम्हारे इस घर को खाली करवाने आया हूँ, जो तुम लोग पिछले कई महीनों से खाली नहीं कर रहे हो। लेकिन मालिक हम इतनी ठंड में जाएंगे कहाँ? आप हमारी मजबूरी तो समझिए। कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरी पत्नी ठीक कहती है, मैंने तुम गरीबों को कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा लिया है। अब मुझे मेरा घर खाली चाहिए, किसी भी हाल में। शकुंतला सरपंच को अपनी 5 गर्भवती बहुओं के हालात का हवाला देते हुए सरपंच के सामने हाथ जोड़कर उसे उस घर से न निकालने के लिए लाख विनती करती है, लेकिन सरपंच शकुंतला की एक नहीं सुनता और शकुंतला को हार कर अपनी 5 बहुओं के साथ ठंड में उस घर को छोड़ना पड़ता है। अब हालातों की मारी शकुंतला अपनी बहू के साथ घास फूस का जैसे तैसे घर बनाकर रहने को मजबूर थी। माँ जी हम इस घर में कैसे रह सकते हैं? देखिए जरा कैसे घास फूस के घर में ठंडी ठंडी हवा आ रही है। हाँ हम इस घर में कैसे रह सकते हैं माँ जी? शकुंतला अपनी बहू की बात सुनकर अब उस घर को चादर से ढक देती है ताकि घास फूस के उस घर में बाहर से हवा ना आए, और सभी उसमें रहने को मजबूर थे। शकुंतला अब गांव से काफी दूर आ चुकी थी, तो उसका काम धंधा भी छूट गया था, जो अब लोगों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन करके कर रही थी। अब शकुंतला पास के ही मंदिर के बाहर जाकर आने जाने वाले लोगों से भीख मांगकर अपना घर चलाने लगती है। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। जाने माँ जी सुबह से कहाँ गायब है। तुम और ज्योति हर वक्त सिर्फ माँ जी को उल्टा सीधा कहती रहती हो, लेकिन तुमने उनका प्यार नहीं देखा। जब जब हमें भूख लगी है तब तक माँ जी ने हमारे लिए लोगों के घरों में काम किया, सरपंच जी से इतना कुछ सुना है। ठंड में वो हमारे लिए खाना लेकर आती रही हैं और खुद भूखे रहकर हमें खिलाती रही हैं।
दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। माँ जी ने हमारे लिए जितना किया है उतना अगर कोई दूसरी सास होती तो शायद ही करती, लेकिन हर वक्त हम उन्हें बुरा भला कहते रहते। और अभी भी इतनी ठंड में वो कहीं बाहर गई हुई हैं। कुछ देर बाद शकुंतला घर आती है और अपने साथ थोड़ा सा चावल लेकर आती है। दरअसल शकुंतला को जो भीख में पैसे मिले होते हैं उससे वो चावल खरीद कर लाती है और उसे बनाकर वो ये सोच रही होती है कि आखिर वो ये थोड़ा सा खाना किसे किसे दे। बल्कि शकुंतला की 5 बहुएं भूखी थी और शकुंतला खुद भी भूखी थी। इतने से चावल मैं किस किस को दूं और किसका पेट भरूं? ये कैसे दिन दिखा रहा है भगवान। इस हालत में हमसे भूखा नहीं रहा जाता। इस हालत में पहले तो हमारा घर छिन गया और अब खाने का कुछ नसीब नहीं हो पा रहा। 5 बहू के साथ साथ शकुंतला भी भावुक हो चुकी थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो अपनी बहुओं के लिए मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगकर जो पैसे ला पाती उससे राशन लाकर घर चलाने को मजबूर थी। अब ऐसा काफी दिनों तक चलता है, जब शकुंतला मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगकर जैसे तैसे अपनी 5 बहुओं का पेट भर रही थी। एक रोज शकुंतला उदास होकर घर जा रही होती है। तभी मंदिर का पुजारी शकुंतला को रोकते हुए कहता है, अरे माता रुकिए, ये लीजिए प्रसाद। और आज आप इतनी उदास क्यों हैं? एक तो इस ठंड की मार, ऊपर से अपनी 5 गर्भवती बहू की भूख को मैं पूरा नहीं कर पा रही और आज तो ये 5 रुपए मिले मुझे बस। जिसके द्वार पर आप खड़ी हैं वो कभी किसी को भूखा नहीं मारता। अब आप उनके दरबार पर आई हैं तो ये भी उनकी ही मर्जी है कि आप यहाँ फूल माला की दुकान लगाया करें। आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं मंदिर के बाहर फूल माला बेचूं? लेकिन इससे किसी को आपत्ति तो नहीं होगी। यहाँ पहले जो अम्मा फूल माला बेचा करती थी उनका किरदार तो बस इतने ही दिनों का था। 4 दिनों पहले ही उनकी मृत्यु हुई है। हम मंदिर पर आने वाले लोगों को कई दिनों से फूल माला नहीं मिल पा रही, तो अब ये दायित्व मैं आपको सौंपता हूँ। शकुंतला पुजारी की बात सुनकर खुश हो जाती है और अगले ही दिन से मंदिर के बाहर भीख न मांगकर फूल माला की दुकान लगाकर अच्छी खासी कमाई करने लगती है। कल तक जो लोग शकुंतला को भीख देने में 2 रुपए देकर उसे सुनाकर जा रहे थे, वही आज उसे उसकी मेहनत का पैसा देकर खुशी खुशी फूल माला खरीद कर ले जाते हैं। इस तरह शकुंतला अपनी 5 गर्भवती बहुओं का पेट, जो पिछले काफी समय से ढंग से नहीं भर पा रही थी, अब शकुंतला का परिवार सुकून और चैन की भरपेट रोटी खा रहा था।